हाय गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आपकी पढ़ाई सब अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर पढ़ाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी से आपको क्या समझ में आता है, मतलब क्या है ये, आपने पहले भी पढ़ा ही हुआ है ये, तो क्या समझ में आता है। देखो, अगर इसे सिंपल भाषा में डिस्क्राइब करना होगा तो हम इसको सीधा सीधा बोलेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी इज़ द स्टडी ऑफ चार्जेस। क्या बोलेंगे? स्टडी ऑफ चार्जेस। स्टडी ऑफ चार्जेस कैसे? जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, राइट। तो मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करते हैं? जैसे उन्हें हीट प्रोवाइड होती है, जब उन्हें इलेक्ट्रिसिटी मिलता है तो उनके अंदर के जो भी चार्जेस हैं वो चार्जेस मूव करना शुरू कर, जैसे कि आपने आयंस वगैरह का नाम शुरू सुना होगा। तो वैसे ही क्या होता है, ये जो इसके अंदर के आयंस हैं या फ्री चार्जेस हैं, कैटायंस एंड आयंस, ये सब होते हैं, ये सब मूव करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और इसी से क्या होता है, इसके अंदर के ये जो चार्जेस होते हैं, ये चार्जेस चलते हैं, ये चार्जेस मूव करना शुरू करते हैं, उसी से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। और स्टडी ऑफ चार्जेस, चार्जेस कैसे, आपने कैटायंस का नाम सुना होगा, कैटायंस, एनायंस, ठीक है, इन्हीं को हम चार्जेस बोलते हैं। तो इनका फ्लो, ये जैसे दौड़ते हैं एक इलेक्ट्रिक करंट में, उन्हीं की स्टडी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो अब आपको थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी का आइडिया लग गया होगा कि हाँ क्या होता है, और मेटल्स में भी कैसे कंडक्ट होती है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मेटल्स में कैसे कंडक्ट होती है? दे मस्ट पोजेस फ्री चार्ज कैरियर्स, ठीक है, जिससे कि मान लीजिए कोई भी सर्किट है, उसके अंदर ये चार्ज होने चाहिए, फ्री चार्ज कैरियर्स होने चाहिए, ताकि वो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जा सके, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो, ठीक है। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी से कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स आते हैं, ठीक है, और उनके सिंबल्स, उनके फॉर्मूलाज, वो सब आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहला हमारा आता है इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अब इलेक्ट्रिक चार्ज को किससे डिनोट करते हैं हम? क्यू से। और ये होता क्या है असल में, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, वो नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं, ठीक है। और अगर इसकी वैल्यू देखो तो वैल्यू होती है -1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। और जो प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं अपने अंदर, और उनकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ पे नेगेटिव साइन होते हैं, यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है, यही डिफरेंस है। और इसकी जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट क्या होती है? कूलम। और इसको भी हम क्या, कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। और चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। स्केलर और वेक्टर में कंफ्यूज मत हो जाना, इसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स जो हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज यही होता है कि उसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं। जब भी किसी सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो उसके अंदर के ये चार्जेस जो हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कैरी करता है और प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, तो ये चार्जेस जो होते हैं वो फ्लो होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और फ्लो होते हैं जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कूलम, इसकी एसआई यूनिट कूलम है, और इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला भी आएगा आगे, मैं आपको बताऊंगी साथ साथ। अब इलेक्ट्रिक चार्ज तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं इलेक्ट्रिक करंट पे, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है गाइस। तो अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट। तो अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इसको भी सिंपल सी भाषा में बोलो, तो मतलब कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, हमें ज़रूरी नहीं है कि बुकिश डेफिनेशन से याद करनी है, इसको आप सीधा सीधा बोलो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। अभी मैंने आपको इलेक्ट्रिक चार्जेस पढ़ाया, ठीक है। तो रेट मतलब
रेट क्या बोलते हैं, जैसे डिवाइडेड बाय टाइम बोल दो, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। रेट यानी वो किस टाइम में, जैसे कि मान लो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं या प्रोटॉन्स हैं, जो भी वो उनके अंदर चार्ज है, वो एक सर्टेन अमाउंट का चार्ज अपने अंदर कैरी कर रहे हैं। तो जो जितना अमाउंट है, अमाउंट ऑफ चार्ज, वो कितनी देर में वो कैरी कर रहे हैं, यानी कितने टाइम में। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। आपकी मम्मी ने बोला कि आप जाओ बाज़ार से कुछ सामान लेके आओ, तो आप घर से लेकर जब तक बाज़ार पहुँचते हो, मार्केट पहुँचते हो और वापस आते हो, उसमें जितना टाइम कंज्यूम होता है, आप यहाँ से यहाँ गए और वापस आ गए, उसमें जितना भी ज़्यादा टाइम कंज्यूम हुआ, उसी को हम बोलेंगे रेट। दैट इज़ जो जितने भी चार्जेस हैं, जितने भी इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, वो कितनी देर में फ़्लो होके आते हैं, उसी को हम बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, यानी वो कितने टाइम में आके चले जाते हैं, और इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है गाइस, क्लियर है। अब वैसे इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट थी, वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट की भी यूनिट है। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या है, इसको हम आई से डिनोट करते हैं। किससे? आई से। अब देखो, इससे हमारा फॉर्मूला डिरीव हो गया। फॉर्मूला कैसे डिरीव हुआ, देखो, दिस इज डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कितनी देर में चार्जेस फ्लो होके आ गए हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं हम इसे? आई से डिनोट करते हैं, आई, ठीक है। और हमने क्या बोला, चार्जेस को हम डिवाइड करते हैं कि चार्जेस कितने टाइम में आता है। चार्जेस को हमने ऐसा यूनिट मैंने क्या बताई थी, क्यू, ठीक है। और इसका क्या मतलब है, डिवाइडेड बाय टाइम। लो, हो गया डिरीव, ठीक है। कैसे डिरीव किया मैंने, ध्यान से सुनना। आई को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। मतलब जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, यानी ये जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, वो कितनी देर में फ्लो होके आते हैं, यानी कितने टाइम में, दैट इज टाइम। तो बस यहाँ पे जो रेट वर्ड लिखा है ना, इस रेट वर्ड का यही मतलब है, डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कितनी देर में वो चार्जेस हैं, कितनी देर में होके आते हैं। एंड दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला, ठीक है। ये इस चैप्टर का सबसे पहला फॉर्मूला है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कहते हैं ना बेस फॉर्मूला है, ठीक है। याद रखना है। ये क्या हो गया हमारा, इलेक्ट्रिक चार्ज, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक चार्ज, और ये क्या हो गया, टाइम, ठीक है। तो अब आप इसको, बस यही है जो मैंने यहाँ पे वर्ड्स में लिखा है, इसे मैंने यहाँ फॉर्मूला में लिख दिया, सिंपल। तो इलेक्ट्रिक करंट का क्लियर होगा। अब इससे एक और चीज़ डिरीव होती है, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ में या फिर वन वर्ड में आता है, बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, ठीक है। फॉर्मूला मैंने क्या बताया, I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, ठीक है। तो ये जो Q है, Q दैट इज, Q को क्या बोलते हैं हम, Q इज़ द इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज कितनी देर में आता है, इसकी यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की, मैंने आपको बताई थी, कूलम, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्टली ये नहीं लिख सकते, क्या हो गया ये, 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, 1 से 1 कैंसिल, क्या हो गया ये, 1 एम्पियर, ठीक है। अब आप पूछोगे कि एम्पियर क्या होता है, ठीक है। एम्पियर भी एक यूनिट होती है, किस चीज़ की यूनिट होती है, ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया ना, I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी का, इससे डिरीव हो गया, मतलब इसके बाद जो इसकी वैल्यू आती है ना, इसकी एसआई यूनिट होती है असल में। एम्पियर किसकी यूनिट, एसआई यूनिट होती है, इसकी, एम्पियर। इसे सिंपल सा हम ए बोलते हैं, कैपिटल ए, ठीक है। ये एम्पियर जो है वो इसकी यूनिट होती है, ठीक है गाइस, क्लियर है। तो अब बहुत सिंपल सा है, सिंपल मैथमेटिक्स लगाई है मैंने यहाँ पे, I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, ठीक है, ये हमने पढ़ा। इस कंप्लीट की क्या वैल्यू होती है, ऐसा यूनिट क्या होती है, एम्पियर, ठीक है। कॉन्सेप्ट वाइज चल रहे हैं हम। कूलम की यूनिट क्या, ऐसा यूनिट क्या होती है, 1 कूलम, ठीक है। आई मीन सॉरी, चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलम। और टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है, 1 सेकेंड, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, तो क्या आना था, 1 एम्पियर, ठीक है। आना तो तब भी यही था, इसकी यूनिट क्या होती है, 1 एम्पियर होती है। इसको जैसे 2 + 2 क्या होता है, 4 होता है, तो 4 को आप 2 + 2 लिख लो या 2 × 2 लिख लो, बात तो एक ही है, ठीक है। तो वही हमने किया है,
आई को क्यू अपॉन टी लिख दिया है, इसमें इसकी ऐसा यूनिट लगा दी, टाइम में इसकी ऐसा यूनिट लगा दी, आंसर तो तब भी 1 एम्पियर ही होना है। ठीक है, तो अब इससे हम क्या कह सकते हैं, 1 एम्पियर को जैसे आता है कि डिफाइन 1 एम्पियर, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हम कैसे डिरीव करें, और या तो बच्चे ये लिख के आ जाते हैं कि 1 एम्पियर इज ये जो आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी लिख के आ जाता है, लेकिन गलत होता है। 1 एम्पियर को क्या लिखेंगे हम, 1 एम्पियर is defined as transfer of 1 coulomb of charge per second through the circuit। तो ये रही मैंने 1 एम्पियर की डेफिनेशन आपके सामने लिख दी। 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज द ट्रांसफर ऑफ 1 coulomb of charge per second through the circuit। 1 coulomb of charge, ये रहा 1 coulomb of charge, यानी इसकी Q की SI यूनिट, चार्ज का इलेक्ट्रिक चार्ज की SI यूनिट, पर मतलब अपॉन डिवाइड सेकेंड पर सेकेंड, यानी पर सेकेंड यानी टाइम की SI यूनिट थ्रू द सर्किट। कुछ नहीं किया है, जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला में लिखा था वही मैंने इसे वर्ड्स में लिख दिया है। मैंने एकदम कॉन्सेप्ट वाइज आपको समझाया, रट्टाफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ कॉन्सेप्ट वाइज है। आप जो भी आपको फॉर्मूला में दिया है, जो भी आपको वर्ड्स में दिया है, आपको बस कन्वर्जन करके लिखना है, क्लियर होना चाहिए बस कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और देखो, मैंने यहाँ पे इस फॉर्मूले से 1 एम्पियर डिफाइन कर दिया। अब इससे हम 1 कूलम भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे हमने 1 एम्पियर पूछा, 1 कूलम भी तो पूछ सकते हैं। तो अब देखो मैं 1 कूलम कैसे बताती हूँ। 1 कूलम को क्या कह सकते हैं हम, ये देखो I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी किया था। ठीक है, क्यू की वैल्यू क्या होती है, क्यू की ऐसा यूनिट क्या होती है, 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, ये क्या हो गया 1 एम्पियर, इतना कंसिडर करो। ठीक है, अब मैंने इसको क्या किया, मैंने ट्रांसफॉर्म करके इसको फिर चेंज कर दिया। क्या लिख सकती हूँ, 1 कूलम इक्वल्स टू 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड लिख सकती हूँ, है ना। ये मैंने इसको इधर ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, तो ये अब हो गया 1 कूलम इक्वल्स टू 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। अब इसी से हमारा क्या हो जाएगा, 1 कूलम डिफाइन हो जाएगा। हमने बस इसको कन्वर्जन करके लिख दिया। अब मुझे बस इस फॉर्मूले को वर्ड्स में लिखना है, तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1 कूलम इज द अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड इन अ सर्किट वेयर 1 एम्पियर ऑफ करंट इज फ्लोन फॉर 1 सेकेंड। ठीक है, तो मैं आपके सामने डेफिनेशन लिख देती हूँ अभी। तो गाइज ये मैंने आपके सामने डेफिनेशन भी लिख दिया। 1 कूलम इज़ द अमाउंट ऑफ चार्ज। 1 कूलम क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट है ना, इसलिए हमने लिखा है अमाउंट ऑफ चार्ज। ठीक है, इज द अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड इन अ सर्किट, जो एक सर्किट में आता है जहाँ पर 1 एम्पियर ऑफ करंट इज फ्लोन फॉर 1 सेकेंड, यानी 1 एम्पियर को 1 सेकेंड से मल्टीप्लाई कर देना। तो इस तरह से हमने एम्पियर और कूलम दोनों की दोनों डिफाइन कर दिए हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक फॉर्मूला है, यही इस पूरे चैप्टर का बेस है, और इसी से हमने अभी तक 2 चीज़ें डिफाइन करी हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है, आपने एमीटर ऑफ गैल्वेनोमीटर के बारे में तो सुना ही होगा ना गाइस, तो अभी हम वही पढ़ने वाले हैं, गैल्वेनोमीटर और एमीटर। सब स्टार्टिंग हम एमीटर से करेंगे। एमीटर क्या होता है, एमीटर एक तरह का डिवाइस होता है जिससे कि हम अमाउंट ऑफ करंट मेजर कर सकते हैं। इट इज़ अ डिवाइस यूज टू मेजर, क्या मेजर करते हैं हम इससे, अमाउंट ऑफ करंट, अमाउंट ऑफ करंट। ठीक है, और हम इसको कैसे, मतलब हर एक चीज़ का जैसे सिंबल होता है वैसे हम इसका सिंबल क्या है, ये। ठीक है, इधर ये, हाँ, कैपिटल ए से, और उसको एक सर्कल में राउट करके। ठीक है, अब इससे मैं एक और पॉइंट आपको बताने वाली हूँ कि इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड एंड ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। अब यहाँ पे सीरीज का क्या मतलब है, ठीक है, एमीटर पहले इतना समझ लो कि एक डिवाइस होता है जिससे कि हम अमाउंट ऑफ करंट मेजर करते हैं। ठीक है, और इसे हम ऐसे बनाते हैं। ठीक है, अब इसमें ये जो पॉइंट है ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज़, इसका क्या मतलब है। तो गाइस देखो, अभी आप आगे दो तरह के कनेक्शन पढ़ने वाले हो, सीरीज़ कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, तो ये आपके 2 तरह के कनेक्शन आपको पढ़ने होंगे, उनके बीच का डिफरेंस समझना होगा, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगी। बस अभी के लिए याद रखना है कि ये हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट होता है। बस एमीटर और गैल्वेनोमीटर के बाद पढ़ाने के बाद मैं आपको बस ये पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन। तो ये तो एमीटर के बारे में था। एमीटर के बारे में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है,
बस इतना ही करना है. इट इज़ अ डिवाइस यूज टू मेजर करंट इन अ सर्किट. ठीक है, बस इतना ही है एमीटर में. नेक्स्ट आता है गैल्वेनोमीटर. ठीक है, गैल्वेनोमीटर में भी ज़्यादा कुछ नहीं है, इतने पॉइंट्स हैं. इंपॉर्टेंट थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, वो बस आपको ध्यान में रखनी है हर वक्त. ठीक है, गैल्वेनोमीटर. अब गैल्वेनोमीटर क्या होता है, जैसे एमीटर जो होता है वो भी एक डिवाइस होता है क्या, करंट मेजर करने के लिए. वैसे ही गैल्वेनोमीटर भी एक डिवाइस होता है, लेकिन ये स्मॉलर करंट्स मेजर करता है. क्या, स्मॉलर करंट्स. यानी एमीटर बड़े करंट्स भी मेजर कर सकता है, लेकिन गैल्वेनोमीटर सिर्फ छोटे छोटे करंट्स मेजर करता है. और इसका भी सेम ही है जी. इसे भी हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ही बनाते हैं. कहीं पर हमें दिखाना होगा कि हाँ यहाँ पे गैल्वेनोमीटर फिक्स है, तो हम इसे ऐसे ही बनाते हैं. ठीक है, ये हमेशा सीरीज़ में कनेक्टेड होता है, ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज़. ठीक है, हमेशा सीरीज़ में होता है. ये छोटे छोटे जितने भी सेंसिटिव करंट्स होते हैं ना, जिनमें ज़्यादा चार्ज नहीं होता, छोटे छोटे जो करंट्स होते हैं, सेंसिटिव करंट्स ही मेजर करता है. ठीक है, बड़े बड़े करंट्स ही मेजर नहीं कर सकता. ठीक है, और इसमें एक और एडिशनल पॉइंट है कि ये हमें डायरेक्शन भी बता देता है कि किस डायरेक्शन से, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, कौन से टर्मिनल से, मतलब किस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है. इट ऑल्सो शोज डायरेक्शन ऑफ द करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग. ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर में भी बस ये एक एडिशनल पॉइंट है कि हमें डायरेक्शन भी बताता है. ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर और एमीटर दोनों बता दिए. अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे जो मैंने सीरीज़ लिखा है इसका क्या मतलब है. सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन दोनों का क्या मतलब है. तो स्टार्ट करते हैं पहले सीरीज़ से. ठीक है, सीरीज़ और पैरेलल. अब इससे पहले गाइज आपने रेजिस्टेंस का नाम तो सुना होगा ना, रेजिस्टेंस क्या होता है. ठीक है, सीरीज़ और पैरेलल रेजिस्टेंस पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है. रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट. अब ऐसे क्या होता है, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम एक. आप कहीं जा रहे हो, मान लो अपने घर से कहीं भी कहीं घूमने जा रहे हो, मॉल वगैरह जा रहे हो, और वहाँ पे बीच में आपको ट्रैफिक मिल गया. तो रेजिस्टेंस क्या होता है, वो भी एक ट्रैफिक की तरह ही होता है. ठीक है, जितना कम ट्रैफिक होगा उतनी जल्दी आप पहुंच जाओगे, जितना ज़्यादा ट्रैफिक होगा उतनी ज़्यादा देर में पहुंचोगे. ठीक है, तो क्या होता है, अब रेजिस्टेंस असल में ये होता है कि ये जो चार्जेस होते हैं उनको अपोज करता है. ठीक है, अपोज कैसे करता है कि देखो, मान लो ये चार्जेस हैं. ठीक है, ये चार्जेस हैं, इन्हें यहाँ से यहाँ फ्लो होना है, लेकिन इनके बीच में क्या आ रहे हैं, दूसरे वाले चार्जेस. मतलब ये रेजिस्टेंस है इसकी, यानी ट्रैफिक. अब बताओ, अब जैसे कि ये एक चार्ज है, ये आगे बढ़ना चाहता है, यहाँ से लेके यहाँ तक आना चाहता है. तो क्या हो रहा है, ये पहले इससे टकराएगा, फिर इससे भी टकराएगा, फिर इससे भी टकराएगा. ये जितने भी ये है ना, ये रेजिस्टेंस है. यानी जितने ज़्यादा रेजिस्टेंस होंगे उतने ज़्यादा इनके बीच में टक्कर होगी, उतना ज़्यादा ट्रैफिक होगा, और उतनी देर में ये पहुँचेंगे, यानी उतनी देर में करंट फ्लो होगा. अब इससे मैं कम कर देती हूँ रेजिस्टेंस को, मैंने ट्रैफिक कम कर दिया. अब क्या हुआ, जितना कम ट्रैफिक है उतना ये लोग कम टकराएंगे, उतना ईजिली पहुँच जाएंगे. ठीक है, उतनी ज़्यादा जगह होगी. तो रेजिस्टेंस यही होता है कि कितना ज़्यादा ट्रैफिक है, कोई भी करंट है उसकी रेजिस्टेंस क्या है. रेजिस्टेंस क्या है, मतलब उसमें कितना ट्रैफिक है, वो कितना ईजिली करंट फ्लो हो सकता है उसमें. ठीक है, तो रेजिस्टेंस यही होता है. इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट. रेजिस्ट मतलब अपोज करना, टू फ्लो द चार्जेस थ्रू इट. ठीक है, अब गाइज ये भी जान लो कि रेजिस्टेंस जो होती है, इसको अभी सीरीज़ और पैरेलल हटा दो, पहले रेजिस्टेंस समझना ज़रूरी है. मैं बीच में भूल गई थी रेजिस्टेंस का. तो हाँ, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन मैंने आपको बताई दी है. क्या है, क्या होती है, प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट. याद रखना, यहाँ पर रेजिस्ट का मतलब क्या है, अपोज करना, यानी रोकना, ट्रैफिक रोकना आगे जाने से. ठीक है,
रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? ओम। क्या होती है? ओम। याद रखना, इससे हर जगह काम आएगा और इससे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कैसे? ऐसे। ठीक है। अब जैसे हमने पहले जो पहला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी का, उसके वैसे ही अब ये फॉर्मूला भी आता है। कैसे? ये जो है 1 ओम इक्वल्स टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। ठीक है, दैट मीन्स आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई। तो R इक्वल्स टू वी अपॉन आई मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे R आपको समझ में आया होगा कि हाँ R जो है इसकी ऐसा यूनिट ओम होती है, इसलिए यहाँ पे हमने 1 ओम लगाया है। लेकिन ये V क्या है? अब गाइज यहाँ पे V आता है पोटेंशियल डिफरेंस। V क्या है यहाँ पे? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, V इज पोटेंशियल डिफरेंस। अब आपको पोटेंशियल डिफरेंस भी समझना होगा कि ये भी क्या होता है। ठीक है, पहले आप इतना जान लो कि R इक्वल्स टू वी अपॉन आई। ठीक है, अब इसे अगर आप थोड़ा इधर उधर छेड़खानी करोगे तो क्या होगा? V इक्वल्स टू आई आर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? V इक्वल्स टू आई आर। आई को मैं ऊपर R के साथ ले गई, शिफ्ट कर दिया मैंने मल्टीप्लिकेशन में, तो हो गया V इक्वल्स टू आई आर। और इसको हम क्या बोलते हैं? ओम्स लॉ। क्या बोलते हैं? ओम्स लॉ। कोई पूछेगा ओम्स लॉ क्या होता है, तो ओम्स लॉ हम इसी को बोलते हैं, इसी फॉर्मूला को हम ओम्स लॉ बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे ओम्स लॉ भी बता दिया क्या होता है। ओम्स लॉ को अगर आपको लिखना होगा तो आप सिंपली क्या लिखोगे? ओम्स लॉ, इट इज सिंपली क्या होता है? करंट जो होता है, ये PD इज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अगर करंट, ध्यान से सुनना ये चीज़, अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो क्या होगा? चार्जेस भी बढ़ेंगे। ठीक है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा तो क्या होगा? चार्जेस भी घटेंगे। ठीक है, चार्जेस घटेंगे तो उससे क्या होता है? करंट पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा यानी करंट भी बढ़ेगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नीचे गिरेगा तो करंट भी नीचे गिरेगा। तो इसलिए करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो इससे क्या हो गया? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और इससे हमने क्या डिराइव कर लिया? V इक्वल्स टू आई आर। आई आर कैसे? यहाँ पे हमने I के साथ R लगा दिया, इसको इक्वल टू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, इसको इक्वल टू में चेंज करने के लिए। ठीक है, और इसी से वही फॉर्मूला डिराइव हो गया, V अपॉन R इक्वल्स टू आई। ठीक है गाइज, तो आई होप आपको क्लियर होगा। बस आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, अगर करंट जो होता है, आप इससे असल में ये जो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में लगाई, ये इसमें इक्वल टू में चेंज कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि जो करंट है ये अगर I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो यानी R को हम कैसे लिखेंगे? 1 अपॉन R, राइट। और ऐसे ही ये फॉर्मूलाज जो हैं डिराइव हुए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट है, इसी को हम ओम्स लॉ बोलते हैं। ठीक है, ओम्स लॉ की डेफिनेशन चाहिए तो ओम्स लॉ की डेफिनेशन भी मैं आपको बता देती हूँ। तो गाइस मैंने आपके सामने ये डेफिनेशन लिख दी है ओम्स लॉ की। ठीक है, ओम्स लॉ। अब गाइस ओम्स लॉ में जो है डेफिनेशन भी आती है कि हाँ व्हाट इज़ ओम्स लॉ। अब साथ में ये भी आता है कि आप उसे मैथमेटिकली भी डिराइव करो कि ओम्स लॉ को उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा। तो हम इसे मैथमेटिकली कैसे डिराइव कर सकते हैं, मैंने अभी आपको पीछे बताया, मैं बस यहाँ पे क्लियरली लिख रही हूँ। जो क्या होता है, इसे क्या बोलते हैं हम? करंट। क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, देन हम इसको नेक्स्ट क्या लिखेंगे? यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो I होता है उससे आप क्या लिख सकते हो? इक्वल्स टू 1 अपॉन R, मतलब इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जी जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है ये इक्वल टू में चेंज हो जाता है, और क्या यहाँ पे V जो है, V को क्या मैंने बताया था ना, V इक्वल्स टू आई आर होता है। तो बस यहाँ पे V की जगह मैंने आई आर लगा दिया और यही होता है। ठीक है, अब इसमें ओम्स लॉ का जो है ग्राफ भी आता है, VI ग्राफ और ओम्स लॉ बोलते हैं इसे। तो ग्राफ को कैसे बनाओगे? ऐसे। ठीक है,
इस साइड क्या आता है V, दैट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस, इस साइड क्या आता है I, दैट इज़ करंट, और ये ऐसे जाता है। और यहाँ पे क्या दिखाते हैं, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और ये होता है, बस आपको वैल्यूज पुट करनी है, तो दैट्स इट, और कुछ नहीं होता। और हाँ, याद रखना ओम वगैरह लगाना, ओम इज़ द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। और हाँ, 1 ओम क्या होता है, अभी बताया था, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, ठीक है। तो अब आपको ये ओम्स लॉ, VI ग्राफ, ये सब क्लियर ही होगा। अब मैं आपको ज़रा पोटेंशियल डिफरेंस बताती हूँ। यहाँ पे मैंने V लिखा है ना, इस V का क्या मतलब, व्हाट इज़ दिस पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब देखो, पोटेंशियल डिफरेंस को अगर मैं सीधी सीधी भाषा में बताऊँ तो क्या होता है, इट इज़ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अभी मैं आपको हिंदी में बताती हूँ कि इसका क्या मतलब है। ये देखो, ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। एकदम जो मैंने यहाँ पे ये जो 5 शब्द लिखे हैं ना, बिल्कुल इन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैं अभी आपके सामने एक फॉर्मूला डिरीव करूँगी, ठीक है। 9th में पढ़ा था वर्क डन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल W से। चार्ज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, Q से, ठीक है। और पर का क्या मतलब है, पर मतलब डिवीजन में है, वो क्या है, डिवीजन में। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी ये वोल्ट है, सॉरी, हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट करते हैं, तो हाँ यही है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। बस ये जो मैंने 5 शब्द सामने आपके लिखे थे ना, इन्हीं से मैंने फॉर्मूला डिराइव किया है, ठीक है। ये मैंने पोटेंशियल डिफरेंस को ही डिस्क्राइब किया है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V से। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन, वर्क को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, W से, और चार्ज को Q से, ठीक है। पर का मतलब क्या होता है कि वो डिवीजन में है, पर यानी अपॉन में, तो क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। बस इतना सिंपल सा था। और ये V क्या है, असल में ये वोल्ट्स है, ठीक है। इसकी मुझे बताना होगा कि ऐसा यूनिट क्या है, तो क्या है, ऐसा ही यूनिट ऑफ PD यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट्स। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल V से, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी वाले फॉर्मूले में बताया था, सेम चीज़ मैं आपको इधर भी बताने चाह रही हूँ। फॉर्मूला क्या है, V इक्वल्स टू W अपॉन क्यू। W की क्या यूनिट होती है, जूल्स, 1 जूल अपॉन चार्ज की 1 कूलम, क्या डिरीव हो गया, 1 जूल अपॉन 1 कूलम गिव्स 1 वोल्ट, ठीक है। अब मुझे इसको कैसे लिखना है, वर्ड्स में लिखना है कि 1 वोल्ट क्या होता है। तो 1 वोल्ट को मैं क्या लिख सकती हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस आपको क्लियर होगा, ये सब आप नोट कर लेना वीडियो पॉज करके, ठीक है। मैं आपको क्या लिखवा रही हूँ, 1 वोल्ट की डेफिनेशन, ठीक है। तो 1 वोल्ट को कैसे बोल दोगे आप, 1 वोल्ट का मैंने क्या लिखा है, 1 जूल अपॉन 1 कूलम, ठीक है। तो क्या होता है, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, मतलब इतना काम हो चुका है, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन carrying 1 coulomb charge, then potential difference is called कितना, 1 वोल्ट, ठीक है। बता दिया मैंने सीधा सा, यही है जो हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन में लिखा है, वही हमने यहाँ पे वर्ड्स में लिख दिया, बस और कुछ नहीं। बस एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और बाकी सारी चीज़ें तो आप उस एक ही चीज़ से बता सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट है वोल्ट मीटर। क्या है, वोल्ट मीटर, ये जो वोल्ट है ना, इसी से डिरीव हुआ है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर डिवाइस होता है जो क्या मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस, डिवाइस यूज टू मेजर PD, पोटेंशियल डिफरेंस, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, हाँ। और इसको भी सेम वही है जैसे गैल्वेनोमीटर और ओम मीटर को बताया था, वैसे ही हम वोल्ट मीटर को भी बताते हैं, और ये हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है। अब वापस से ये सीरीज़ पैरेलल आ गया। अब फाइनली मैं आपको सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन में आपको बताने वाले, सीरीज़ और पैरेलल रेजिस्टेंस क्या होते हैं, क्योंकि इसमें ऐसे टर्म्स आते हैं, क्या, ये वोल्ट जो कि पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड है, देन रेजिस्टेंस, तो ये सब आपको पहले समझना ज़रूरी था, मैंने समझा दिया। अब मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ क्या, रेजिस्टेंस इन सीरीज़ एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस इन सीरीज़, तो ठीक है।
रेजिस्टेंस इन सीरीज। क्या होता है, आप बहुत सिंपल सी बात कंसिडर करो, सीरीज़ क्या होता है, सिर्फ एक पर्टिकुलर सीरीज़ में वो होता है, ठीक है। अब पर्टिकुलर सीरीज़ से मेरा मतलब है, सीरीज़ मतलब एक लाइन में वो कनेक्टेड है। एक लाइन में मतलब जैसे कि मान लो रेजिस्टेंस को हम ऐसे करते हैं, ठीक है, बनाना होता है जब सर्किट में तो ये उसका सिंबल होता है। तो मान लो अभी मैं पूरा सर्किट नहीं बना रही, मैं बस आपको इतना सीरीज़ में समझाने के लिए बता रही हूँ। मान लो यहाँ पे 5 ओम है, ये 5 ओम है और ये भी 5 ओम ही है, ठीक है। तो सीरीज़ में क्या होता है, ये तीनों एक लाइन में होते हैं। क्या, किस में, एक लाइन में, मतलब एक सीरीज़ में इन कंटिन्यूएशन होते हैं, मतलब एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं। इसका जो एंड है ये इसके स्टार्टिंग से कनेक्टेड है, इसका एंड इसके स्टार्टिंग से कनेक्टेड है, एकदम एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं। इनका ये जो करंट है ये कभी भी कहीं भी बीच में डिवाइडेड नहीं होता है, ठीक है, बीच में डिवाइडेड नहीं होता है। इसका मतलब क्या, करंट जो है हमेशा सेम होता है, सेम थ्रू आउट ऑल ये जितने भी रेजिस्टेंस है ना, सेम थ्रू ऑल द रेजिस्टेंस, ठीक है। इनको ये क्या है, ये जो तीन मैंने बनाए ये है रेजिस्टर्स, ठीक है। अब इसे मैं आपको मैथमेटिकली बताती हूँ क्या होता है। तो ये इसे पोटेंशियल डिफरेंस है, तो V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 V2 V3 क्यों लिखा मैंने, यहाँ पे मैंने 3 रेजिस्टर्स बनाए हैं ना, क्या बनाया, 5 ओम 5 ओम और 5 ओम ही बनाया मैंने, 5 5 5, ठीक है। तो V1 V2 V3, आगे भी हो सकता है जितने भी दिए हुए हैं आपको, ठीक है। अब V का क्या, ओम्स लॉ से याद करो, V इक्वल्स टू IR होता है, मैंने रिप्लेस कर दिया, V को मैं लिख दिया IR, IR इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, ठीक है। अब IR है ये, यहाँ से मैंने क्या किया, I को कॉमन ले लिया, I को मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा वह R1 प्लस R2 प्लस R3। अब यहाँ पे मैंने V क्यों लिया था, V इज पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस किया था क्योंकि मुझे इन 3 यूनिट से कुछ ना कुछ करना है। अब इन 3 यूनिट्स असल में क्या है, ये रेजिस्टर्स ही तो हैं। इसमें कितने रेजिस्टेंस है, 5 ओम के, इसमें भी 5 ओम के, इसमें भी 5 ओम के, ये सारे रेजिस्टर्स हैं, ठीक है। तो मुझे कुछ भी करके इन तीनों को प्लस करना है, ये तीनों क्या है, रेजिस्टर्स, तो यानी मुझे यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके आनी है, तो मैं लेके आ गया रेजिस्टेंस ऐसे करके, ठीक है। इससे क्या हुआ, आई से आई कैंसिल हो गया, तो ये हो गया R इक्वल्स टू R मतलब RS यानी रेजिस्टेंस इन सीरीज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये बन गया हमारा, या आगे भी हो सकता है जितने रेजिस्टेंस होते हैं, ये बन गया हमारा रेजिस्टेंस इन सीरीज का फॉर्मूला, ठीक है। और यही आपसे पूछेंगे कि डिरीव कैसे करना है, सिंपल है, ये रहा पोटेंशियल डिफरेंस, V की जगह IR लिख दो फ्रॉम बाय ओम्स लॉ। यहाँ पे लिखना भी इंपॉर्टेंट होता है कि कहाँ से आया, बाय ओम्स लॉ, ठीक है। मैंने IR फिर क्या किया, I को कॉमन ले लिया, R1 प्लस R2 R3 आ गया, I से I कैंसिल हो गया, कितना बचा, रेजिस्टेंस इन सीरीज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। निकाल लेते हैं इतना, मैंने सामने लिख भी रखा है, तो क्या है 5 ओम ही है, सिंपल सा कर रखा था मैंने आपकी कैलकुलेशन के लिए। तो RS कितना हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। R1 इज 5, R2 भी 5, R3 भी 5, यानी 5 प्लस 5 प्लस 5 कितना हो गया 15, और ये इसकी यूनिट, तो रेजिस्टेंस इन यानी इसमें क्या हो गया, रेजिस्टेंस इन सीरीज इज 15 ओम्स, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, ऐसे ये है इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन। और ये ध्यान रखना, ये हमेशा इसका जो कांस्टेंट होता है, ये जो करंट होता है ना, ये हमेशा सेम होता है थ्रू ऑल द आवर्स। और सेम क्यों होता है, क्योंकि इनका फॉर्मूला कहीं पर भी डिवाइड नहीं होता है, ये एंड टू एंड कंटिन्यूएशन में एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी रेजिस्टेंस इन पैरेलल। रेजिस्टेंस इन पैरेलल इसका ऑपोजिट, अभी मैंने सिर्फ ये पैरेलल का बनाया, प्रॉपर सर्किट नहीं बनाया, ठीक है। अब मान लो ये है 3 ओम, ये है 2 ओम और ये है 5 ओम। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है, सीरीज और पैरेलल में डिफरेंस ये आया है कि सीरीज में क्या होता है, ये एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। ये जो है इनकी एकदम इन कंटिन्यूएशन होता है, कहीं पर भी ब्रेक नहीं होता है। लेकिन क्या ये आपको इन कंटिन्यूएशन दिख रहे हैं, आप ये बताओ, क्या इसका एंडिंग जो इसके एंड है, क्या ये इसके स्टार्ट से कनेक्टेड है, नहीं। क्या इसकी स्टार्ट एंडिंग जो है वो इसके स्टार्टिंग टर्मिनल से कनेक्टेड है, नहीं। ये तीनों अपने आप में अलग हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है सर्किट डिवाइडेड होता है, जो करंट है वो करंट डिवाइड होता है, तो करंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच रेजिस्टेंस।
ठीक है। इसमें क्या होता है, ये जो इसका करंट है वो डिवाइडेड है आपस में, ये आपको इन कंटिन्यूएशन नहीं है, एंड टू एंड एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, ये क्या है, डिवाइडेड है, ठीक है। और यही होता है पैरेलल में। तो अब इसका मैथमेटिकली इसका प्रूफ बताऊँ तो क्या होगा, ये I इक्वल्स टू आई पी लगा रही हूँ, मतलब पैरेलल, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, I1 प्लस I2 प्लस R3, ठीक है। अब आपको वो फॉर्मूला याद है, ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। V इक्वल्स टू आई आर में हम क्या कर देंगे, ये देखो V इक्वल्स टू आई आर है, ठीक है। क्या कर दिया, V अपॉन R इक्वल्स टू आई। तो इस पिछले वाले में हमने ये कंसिडर किया था, इस वाले में हम ये कंसिडर करेंगे। तो क्या हो गया, I की जगह मैंने V अपॉन R रख दिया, तो V अपॉन आर पी यानी रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। क्या किया मैंने यहाँ पे, अब इधर से भी मैं कॉमन ले लूँगी, क्या V कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इससे क्या हुआ, V से V कैंसिल हो गया, तो क्या आया, 1 अपॉन आर पी इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। और ये है हमारा रेजिस्टेंस इन पैरेलल। यहाँ पे 1 अपॉन R1 R2 R3 ऐसे क्यों आया है, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि करंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे जो है कनेक्शन ब्रेक, मतलब ब्रेक इन द सेंस यहाँ पे इसका एंड इसके स्टार्टिंग इसके एंडिंग टर्मिनल से कनेक्टेड नहीं है, यानी जो करंट है वो कंटिन्यूएशन में नहीं है, ठीक है। अब इसमें एक कॉमन सवाल ये पूछा जाता है कि अगर आपको कहा जाएगा कि आप रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल में कनेक्ट करना चाहोगे या फिर सीरीज़ में, तो क्या आंसर करोगे आप, क्या प्रेफर करोगे, पैरेलल या फिर सीरीज़। तो इसमें इसके पीछे का लॉजिक असल में ये है, पैरेलल या फिर सीरीज़ में। अब मैंने आपको जो जो बताया उसे ज़रा ध्यान से रिकॉल करो। पैरेलल में मैंने बताया है कि इसमें जो है सर्किट कंटिन्यूएशन में नहीं होता है, ठीक है। सर्किट जो क्या होता है कंटिन्यूएशन में नहीं होता है, लेकिन सीरीज़ में इन कंटिन्यूएशन होता है। तो पैरेलल में क्या होगा, मान लो कि यहाँ पर है ये 3 ओम का बल्ब है, ये 2 ओम का बल्ब है और ये 5 ओम का बल्ब है। मान लो कि ये वाला बल्ब जो है वो ख़राब हो गया, ये क्या हो गया, ये ख़राब हो चुका है, ठीक है। तो अब जस्ट बिकॉज की कनेक्शन जो सर्किट है, जो ये पैरेलल रेजिस्टेंस में ये कंटिन्यूएशन में नहीं होता है, कंटिन्यूएशन में नहीं होता है, यानी अपने इंडिविजुअल रेजिस्टर्स होते हैं। तो क्या होता है, ये दोनों रेजिस्टेंस अपना काम करेंगे, ये नहीं है, ठीक है चला जाए, ये दोनों तो काम करेंगे, तो क्या होगा 1/2 प्लस 1/5 तो होगा ना। लेकिन सीरीज़ में क्या होता है, सीरीज़ में एकदम बिल्कुल भी कोई भी करंट नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, क्योंकि सीरीज़ में जो है वो इन कंटिन्यूएशन होता है। सीरीज़ में ऐसे होता है, ठीक है। मान लो ये 3 ओम, ये 2 ओम, ये 5 ओम, अगर ये एक ख़राब हो गया ना, ये एक ख़राब हो गया तो इससे आगे करंट जा ही नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए आपको ये तो पार करना पड़ेगा ना। अब जब यही ख़राब है तो आगे कहाँ से जाओगे। सेम इसमें है, अगर मान लो ये सही है लेकिन ये ख़राब है तो क्या होगा, यहाँ से तो करंट आ जाएगा लेकिन एंड तक तो पहुँच ही नहीं पाएगा, क्योंकि बीच का रास्ता तो उसका जाम हो चुका है, ख़राब हो चुका है। तो इससे क्या होता है, सीरीज़ में बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं होता। अगर सीरीज़ में एक ख़राब हो गया ना, अगर इसमें कोई भी एक ख़राब हो गया तो पूरा का पूरा कनेक्शन, पूरा का पूरा सर्किट ख़राब हो जाता है। तो इसमें क्या एट द एंड क्या होता है, कोई भी करंट उसमें फ्लो नहीं हो पाता है। लेकिन इन केस ऑफ पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल में क्या होता है, एक ख़राब हो गया कोई बात नहीं, अगले 2 काम कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो है सर्किट जो है, जो इसमें रेजिस्टेंस वो ब्रेक हो जाती है, अलग हो जाती है, अलग अलग होते हैं, अपने इंडिविजुअल रेजिस्टर्स होते हैं। एक ख़राब हो गया कोई बात नहीं, बाकी बच्चों ये काम कर लेंगे। तो इसलिए क्या प्रेफर करते हैं हम पैरेलल प्रेफर करते हैं। क्यों, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, करंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हर एक रेजिस्टेंस में, ठीक है। जिससे कि क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस V रिमेन्स कांस्टेंट। अब वो कांस्टेंट होता है और जस्ट बिकॉज कि इन कंटिन्यूएशन नहीं होता है, क्या ये इन कंटिन्यूएशन नहीं होता है, तो इसलिए क्या होता है, जो अगर एक ख़राब हो जाता है तो बाकी रेजिस्टर्स अपना काम करते रहते हैं, जिससे एट द एंड क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। लेकिन सीरीज़ में तो वो भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है गाइस। तो अब आप पैरेलल और सीरीज़ समझ गए। अब इसमें आपको ये भी आता है कि पैरेलल और सीरीज़ कनेक्शन में आप डिफ्रेंशिएट करो, तो मैं आपको डिफ्रेंशिएशन के भी पॉइंट्स बता देती हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं है, मुश्किल से 3 ही होंगे, 3 या 4।
तो मैं आपको बता देती हूँ सीरीज़ और पैरेलल में। बस जो जो मैंने आपको बताया ना वही वही आपको बस यहाँ पर लिखना है, सीरीज़ पैरेलल। ठीक है, सीरीज़ में क्या, सीरीज़ में आप कैसे लिखते हो, आर एस इक्वल्स टू आर वन प्लस, मैं आपको रफली बता रही हूँ, ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, और पैरेलल में कनेक्शन कैसा होता है, ये रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, इसका उल्टा होता है, और इसके पीछे के मैथमेटिकली इसे कैसे डिराइव करता है ये मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, ये हो गया पहला डिफरेंशिएशन पॉइंट। ठीक है, सेकेंडली आप इसे एग्जाम में लिख सकते हो, बस आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना होगा कि हाँ ये आपने इसे कैसे लिखा है। ठीक है, और बहुत बार एग्जाम्स में वैसे यूजुअली नहीं होता है, लेकिन कभी कभी पूछ लेते हैं कि आप इसका प्रूफ भी बताओ, तो इसका प्रूफ मैंने आपको बता दिया है, वही ओम्स लॉ से आपको करना होता है, तो हम इसे ओम्स लॉ से डिराइव करते हैं। इसमें क्या होता है, करंट जो होता है, करंट हमेशा सेम होता है। ठीक है, करंट इज सेम थ्रू ऑल द रेजिस्टर्स, मैं यहाँ पे ऑल आर्स लिख रही हूँ, आर समझना रेजिस्टर्स हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, करंट जो होता है वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच रेजिस्टेंस। और जब भी अभी इससे पहले जब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आप पैरेलल प्रेफर करोगे या रेजिस्टेंस, तो बस उसके रीज़न में ये लिखना है, क्यों, क्योंकि सेम करंट इज सेम थ्रू ऑल दी आर्स, और इसमें इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच रेजिस्टेंस। इससे क्या होता है, अगर एक खराब हो जाता है, एक फ्यूज़ हो जाता है, तो बाकी सारे काम करते हैं इन पैरेलल। ठीक है, देन थर्ड क्या होता है, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, मतलब ये आप डेरिवेशन में लिख सकते हो कि हाँ ये सेम होता है, इसमें सेम होता है, तो इसको आप एग्जैक्टली ऐसे लिखोगे, लेकिन इसमें क्या होता है, v क्या होता है, रिमेन्स कांस्टेंट, v इज कांस्टेंट। ठीक है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, बस यही है रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल, दैट्स ऑल अबाउट सीरीज एंड पैरेलल। ठीक है, अब क्वेश्चन में बहुत बार आता भी है कि आपको कोई भी डायग्राम दे दिया और अब आप बताओ कि हाँ क्या होता है, सीरीज़ है पैरेलल है, तो मैं भी आपको एक क्वेश्चन करवाती हूँ अभी साथ में। ठीक है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि असल में सीरीज़ और पैरेलल के पीछे का कॉन्सेप्ट, मतलब क्वेश्चन इसमें से कैसे आते हैं, कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, तो मैं आपके सामने अभी एक डायग्राम बनाऊंगी और वो आपको बताना होगा सीरीज़ और पैरेलल से रिलेटेड क्या है, कैसा है। ठीक है, तो गाइज आपके सामने मैंने आपका ये डायग्राम बना दिया है। ठीक है, अब देखो, जब भी आपके सामने कोई डायग्रामेटिक क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहली चीज़, अगर उसमें एमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर जैसे कुछ भी मेंशन होता है, तो सबसे पहले आपकी नज़र गैल्वेनोमीटर या एमीटर, वोल्ट मीटर जो भी मेंशन है उस पर जाएगा। ठीक है, तो एमीटर पे और वोल्ट मीटर पे नज़र जानी चाहिए सबसे पहले आपकी। एमीटर को देखो, मैंने बताया था एमीटर इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज़, तो एमीटर सीरीज़ में कनेक्टेड है, हाँ जी सीरीज़ में ही कनेक्टेड है। वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्टेड है, ये आपको दिख ही रहा है, ऊपर से जा रहा है, हाँ पैरेलल में कनेक्टेड है, यानी ये दोनों चीज़ें सही कनेक्टेड है। बाकी इसके टर्मिनल्स चेक कर लो, टर्मिनल्स भी एकदम सही है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, बस मैं आपको बता रही हूँ कि हाँ डायग्राम वाला अगर क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे देखना है, कैसे समझना है, क्योंकि बहुत बार होता है कि डायग्राम दे देते हो, आपको बताना होता है कि चलो बताओ इसमें क्या गलत है, या फिर 4 डायग्राम दे दिया, बताना है आपको उसमें कौन सा सही है। तो उसमें मोस्टली ये होता है कि एमीटर सीरीज़ में कनेक्शन होता है उसका, लेकिन उसे पैरेलल में लगा देते हैं, या वोल्ट मीटर को सीरीज़ में लगा देते हैं, और वही बच्चे पहचानने में गलती कर देते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये है कि आपको बताना है, सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि सीरीज़ कनेक्शन है पैरेलल कनेक्शन है। ध्यान से देखो, वोल्ट मीटर तो पैरेलल में लगा है, लेकिन वोल्ट मीटर पैरेलल में लगा है इसका मतलब ये नहीं है कि ये भी पैरेलल में होगा। ध्यान से देखो, ये एंड टू एंड कनेक्टेड है, एंड टू एंड कनेक्शन है इनका, यानी हाँ ये सिर्फ 3 रेजिस्टर्स है हमारे पास और ये एंड टू एंड कनेक्टेड है। ठीक है, दैट मीन्स ये क्या है, सीरीज़ कनेक्शन है। सीरीज़ कनेक्शन का मैंने क्या बताया था आपको, रेजिस्टेंस इन सीरीज़ में क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। ठीक है, तो मैंने प्लस कर दिया, 5 प्लस 10 प्लस 15, यहाँ लिखिए वैल्यूज़, 5 ओम प्लस 10 ओम प्लस 15 ओम। ठीक है, होल ओम। ठीक है, क्या आ गया आपका आंसर, इसमें आ गया 30 ओम, यानी इसमें इस पूरे सर्किट में, कंप्लीट सर्किट में रेजिस्टेंस कितना है, 30 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब आपसे इसमें ये भी पूछ सकते हैं कि रेजिस्टेंस पता चल गया है, चलो अब बताओ कि इसमें मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो बताओ इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। अब ऐसे हवा में तो पोटेंशियल डिफरेंस बता नहीं सकते कि कितना होगा, आपसे पूछा जाएगा कि 5 ओम रेजिस्टर्स में या फिर 10 ओम के रेजिस्टर में या 15 ओम के रेजिस्टर में कितना करंट होगा। ठीक है, क्योंकि हर एक रेजिस्टर्स का अलग अलग करंट होगा ना, तो यहाँ नोट कर लेते हैं 30 ओम का क्या है रेजिस्टेंस है। ठीक है,
अब आपको क्या यही बताना है कि 5 ओम, मैं आपसे पूछ रही हूँ 5 ओम के अक्रॉस का आपको बताना है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस वही इसी से करोगे आप, ओम्स लॉ से V इक्वल्स टू आई आर, वी हमें निकालना है और I। अब आ गई प्रॉब्लम, I हमें निकालना है। अब I क्या होता है, I इज करंट। अब इसमें करंट कितना है, ठीक है। अब करंट भी हम कैसे निकालेंगे, V अपॉन आर से। अब हमें V और R दोनों ही निकालने हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैंने अभी आपसे क्या पूछा है कि आपको 5 ओम जो है 5 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस करंट बताना है। लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो करंट जो है वो तो हर पूरे इसमें करंट सर्किट में सेम ही होगा, ठीक है, पूरे सर्किट में सेम होगा। तो यानी मैं आपसे कह देती हूँ कि V इक्वल्स टू आई आर है, तो आप I को लिख लो V अपॉन आर, ठीक है। I को आपने क्या लिख लिया, V अपॉन आर, ठीक है। अब मैंने आपसे पूछा है कि आप I बताओ अक्रॉस 10 ओम, तो क्या होगा, V आपने क्या ले लिया 10 वोल्ट अपॉन ये रेजिस्टेंस था 30 ओम का, ठीक है। क्या आ गया ये 1/3 एम्पेयर, ठीक है। 1/3 एम्पेयर का आपका क्या आ गया करंट। अब करंट चाहे आप इसका 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 कैसे निकालो, करंट तो पूरे सर्किट में सेम ही रहना है, ठीक है। तो हमने निकाल लिया करंट। अब हम निकालेंगे 5 ओम, करंट भी ध्यान रखना, करंट कितना है 1/3 एम्पेयर का, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है 1/3 एम्पेयर। अब क्या बताना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टर, ठीक है। तो अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टर है 1/3 एम्पेयर इंटू रेजिस्टेंस कितना लोगे, फिर 5 ओम का लोगे ना, 30 मत ले लेना। आपसे पूछा है कि सिर्फ इतने में कितना रेजिस्टेंस है, ये 30 ओम जो है वो पूरे कंप्लीट सर्किट का रेजिस्टेंस है, लेकिन आपसे पूछा है कि सिर्फ इतने में कितना रेजिस्टेंस है, तो इतने में कितना होगा, ये हो गया 5/3। 5/3 वोल्ट्स भी लिख सकते हो, वरना पॉइंट में करके लिख दो, पॉइंट में हो गया 1.67, ये हो गया सॉल्व, ठीक है। तो बस ये आपको पहचानना आना चाहिए। अब गाइस मैंने आपको बताया था कि आम मीटर जो है हमेशा सीरीज़ में, गैल्वेनोमीटर भी सीरीज़ में कनेक्ट होता है, और वोल्ट मीटर कैसे, वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्टेड होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में ऐसे पूछ लेता है कि वोल्ट मीटर तो असल में पैरेलल में कनेक्ट होता है, अब बताओ अगर वोल्ट मीटर को हम सीरीज़ में कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा। आप बताइए, व्हाट विल हैपन इफ़ वोल्ट मीटर इज़ कनेक्टेड इन सीरीज़। तो इसमें क्या होगा, वोल्ट मीटर में क्या होता है, ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। अब अगर वोल्ट मीटर में ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी, तो अगर हम उसे सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे तो एक बार में बहुत सारा रेजिस्टेंस आ जाएगा, बहुत सारा रेजिस्टेंस आ जाएगा, तो क्या होगा, जो सर्किट में करंट है वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। समझने की कोशिश करो, मैंने अभी क्या कहा, व्हाट विल हैपन, ये है आपका क्वेश्चन, इफ वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, क्या होगा, वोल्ट मीटर में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। क्या होगा, सीरीज में होगा तो रेजिस्टेंस जो है इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, तो इससे क्या होगा, करंट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। बस ये लिखना है, इफ़ वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज देन it has a high resistance. If it is connected in series, then it will increase the resistance of circuit and reduce the current in the circuit, ठीक है। इसलिए हम इसे कभी भी, ये जितना ये जो घपला ये ना हो, इसलिए हम इसे कभी भी सीरीज़ में नहीं लगाते हैं। सेम देन आम मीटर के साथ भी जाता है कि अगर आम मीटर को आपने पैरेलल सीरीज़ में लगता है ना, तो अगर आपने आम मीटर को पैरेलल में लगा दिया तो क्या होगा, व्हाट इफ ammeter is connected in parallel। तो देखो आम मीटर की जो रेजिस्टेंस होती है वो बहुत लो होती है, आम मीटर की रेजिस्टेंस क्या होती है, लो होती है, लो रेजिस्टेंस। तो क्या होगा, जब आम मीटर को अगर जब भी हम इसे सीरीज़ में, देखो जब भी हम आम मीटर को सीरीज़ में लगाते हैं तो क्या होता है, जितना भी उसके अंदर का करंट है वो ठीक से फ्लो हो, ठीक है, और वो उसका कंप्लीट मेजर कर सके, क्योंकि सीरीज़ में एंड टू एंड कनेक्टेड होता है, एंड टू एंड कनेक्टेड होता है, यानी उसका जो करंट होता है वो सेम होता है थ्रू आउट ऑल द रेजिस्टर्स,
तो उससे करंट बहुत ईजिली एमीटर मेजर करता है। लेकिन अगर हम इसे पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, उसमें क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्टिंग हो जाएगी। क्या कैसे होगा, क्योंकि जो रेजिस्टर्स है, जो एलिमेंट है, उसकी शॉर्टिंग हो जाएगी। तो जो करंट होगा सर्किट में वो क्या होगा, एकदम ही से इंक्रीज कर जाएगा। सर्किट में जो करंट है, करंट थ्रू द सर्किट विल इंक्रीज। अब इंक्रीज हो जाएगा तो क्या, एकदम से बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, जिससे कि क्या हो जाएगा, जो मीटर है वो बर्न हो जाएगा, इट विल बर्न द मीटर। ठीक है, तो इसलिए हम इसे कभी भी पैरेलल में कनेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि इसकी ऑलरेडी बहुत कम रेजिस्टेंस होती है। क्या होगा, अगर इसे पैरेलल में लगा देंगे तो शॉर्टिंग हो जाएगी एलिमेंट की। शॉर्टिंग हो जाएगी एलिमेंट की तो क्या होगा, जो करंट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, तो क्या, वो मीटर को बर्न कर देगा। ठीक है, अब इससे आपको प्रॉपरली लिखना होगा, तो क्या लिखोगे, इफ़ वी कनेक्ट द एमीटर in parallel to any circuit, then we will experience the shorting of that element, and because of the shorting of the element, the current through the circuit will increase, which will definitely burn the meter. इसलिए हम कभी भी इसे पैरेलल में नहीं लगाते हैं, ऐसे शॉर्ट सर्किट वगैरह ना हो, इसलिए हम कभी भी इसे पैरेलल में नहीं लगाते हैं। ठीक है, देन अब आपका आता है एक बस टॉपिक बचा है रेजिस्टेंस के ऊपर, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का। दोनों में बहुत फ़र्क है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में। ठीक है, तो इसी से मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला भी बताऊंगी। ठीक है, तो ये गाइस चैप्टर का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो इसे ध्यान से सुनना। ठीक है, कंसिडर करो रेजिस्टेंस इन अ कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर है उसके बीच उसका रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर कैसे लिखोगे, जो रेजिस्टेंस होता है, अब मान लो कोई भी वायर है, ठीक है, ये असल में कंडक्टर के नाम पे हमने क्या ले ली, कॉपर वायर। ठीक है, तो ये कॉपर वायर जो है क्या मैटर करेगा कि इसकी रेजिस्टेंस के लिए, कि इसकी लेंथ कितनी है। लेंथ क्यों मैटर करेगी, कि यहाँ पे जितने भी चार्ज हैं वो कितनी देर तक, कितनी दूर तक जाएंगे, कितनी दूर तक जाएंगे उसकी लेंथ ही तो डिटरमाइन करेगी। छोटी लेंथ होगी तो जल्दी पहुँच जाएंगे, बड़ी लेंथ होगी तो ज़्यादा देर में लगेगी। ठीक है, और उसका कितना एरिया है। ठीक है, वो कॉपर वायर कितनी मोटी है, जितनी ज़्यादा मोटी होगी उतना क्या होगा, उसमें रेजिस्टेंस भी ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है। तो उसी एरिया के, उसकी मोटी, उसकी थिकनेस के हिसाब से उसका रेजिस्टेंस भी फ़र्क पड़ता है। तो इसमें क्या, लेंथ और एरिया सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं किसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस बताने में। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जितनी बड़ी लेंथ होगी, जितने ज़्यादा उस लेंथ होगी, उतना ज़्यादा चार्जेस को ट्रैवल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे मैं कह सकती हूँ कि रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अब लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो अब इससे मैंने क्या डेरिव कर दिया, आर इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो इन दोनों को मिला के मैंने क्या बना दिया, आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। ठीक है, क्या, लेंथ अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब मुझे तो इसे फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, जिससे कि तब कभी भी मुझे वायर के ऊपर यानी कंडक्टर के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करने होगा तो मैं सॉल्व कर दूँ। तो मुझे क्या करना होगा, इसको किसी ना किसी तरह किसी चीज़ में कन्वर्ट करना होगा, इससे इक्वल टू में चेंज करना होगा। ठीक है, अब ये पता है किस में चेंज हो जाता है, ये चेंज हो जाता है रो में, इसे हम बोलते हैं रो, और इसका साइन होता है ये। ठीक है, तो इसमें चेंज हो जाता है, तो फिर ये हो जाता है एल अपॉन ए। ठीक है, अब ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, जैसे कहते हैं ना मैथ्स में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा होगा के। ठीक है, तो जैसे के को हम क्या कंसिडर करते हैं, क्या वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, एज अ कांस्टेंट हमने उसे लिया है, तो वैसे इससे इक्वल टू में बनाने के लिए हम इसे कांस्टेंट लेते हैं। अब ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये असल में रेजिस्टिविटी है। ठीक है, इसको हम, ये रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टिविटी है, इसको हम असल में रेजिस्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, रेजिस्टिविटी। अब इससे क्या होता है, रो की वैल्यू, अब ये जो रो है हमने एज अ कांस्टेंट लिया है, तो देन अब क्या होगा, रो जो है इसको हम कैसे लिखेंगे, आर इंटू ए अपॉन एल। ठीक है, आर की क्या ऐसा यूनिट होती है, ओम, इंटू एरिया की मीटर स्क्वायर अपॉन लेंथ की मीटर ले सकते हो। तो ये से कैंसिल हो गया, कितना बचा, ओम मीटर।
तो रो की एसआई यूनिट क्या होगी, रो की एसआई यूनिट होगी ओम मीटर। याद रखना 1 मार्कर में आता है, बच्चे या तो ओम लिख के आ जाते हैं या मीटर लिख के आ जाते हैं या ओम मीटर स्क्वायर, लेकिन असल में क्या होगा, ओम मीटर होगा। इसको कैसे आए ओम मीटर, इसके पीछे की मैथमेटिकली डेरिवेशन ये है, ऐसे आया ओम मीटर। ठीक है, सिंबल क्या है, पी की तरह ही होता है ये। ठीक है, और यही है रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, अब मैंने बता दिया। अब आपको पता चलेगा कि असल में रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का मतलब है। इसे नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फिर ये, इसमें प्रोपोर्शनलिटी का साइन हमने इसे कांस्टेंट लिया है। ठीक है, कांस्टेंट जो है हमने फिर इसे एरिया को मैं यहाँ लेके चली गई। ठीक है, और ये एल जो है डिवीजन में था, ये इधर डिवीजन में आ गया। ठीक है, उसके बाद आर की ऐसा यूनिट रखी मैंने, ए की ऐसा यूनिट रखी मैंने, एल की ऐसा यूनिट रखी मैंने, और मैंने ऐसे करके इसकी ऐसा यूनिट निकाल ली। ठीक है, तो इसे नोट कर लेना। मैं आपको अब रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के बीच का डिफरेंस बता रही हूँ। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ कंडक्टर। ठीक है, जो कंडक्टर है यानी जिसके अंदर रेजिस्टेंस है, वो उससे फ़र्क पड़ता है। ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टिविटी, तो इट इज़ एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू अपोज करंट। ठीक है, और रेजिस्टेंस क्या होगा, इट इज़ एबिलिटी ऑफ मटीरियल। याद रखना, मटीरियल। इनका डिफ्रेंसिएशन पॉइंट मैंने कैप्स में लिख दिया। इसमें कंडक्टर है, इसमें मटीरियल है, टू अपोज द करंट। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आर जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो उसके मटेरियल क्या, एक वायर की लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, तो इसलिए वो मटेरियल। और ये क्या हो गया, कंडक्टर। रेजिस्टेंस क्या होता है, किस पे डिपेंड करती है रेजिस्टेंस, मैंने अभी बताया। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड ही नहीं करता है। ठीक है, इसे किसी चीज़ से मतलब नहीं है, उसे बस मटेरियल से मतलब है। ठीक है, लाइक कॉपर वायर है, सिल्वर वायर है, उससे इससे फ़र्क पड़ता है। डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया, उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये था इन दोनों के बीच का डिफरेंस, बहुत सिंपल है। अब रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, बच्चे इसे एक ही मान लेते हैं कि हाँ दोनों चीज़ें एक ही तो हैं, लेकिन ये एक नहीं है, इनके बीच का ये बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बचता है, लास्ट टॉपिक है हीट। ठीक है, टॉपिक क्या है, हीट। हीट क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या हुआ है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब क्या होता है इसमें, जो हीट एनर्जी है वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, अब इससे मैं आपको सारे फॉर्मूलाज डिराइव करके बताऊंगी। आपको डब्ल्यू वर्क वाला फॉर्मूला याद है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस वाला, उसे मैंने लिख दिया W इक्वल्स V इक्वल्स टू W अपॉन Q। ठीक है, क्या लिख दिया, V इक्वल्स टू W अपॉन Q। ये फॉर्मूला मैंने पोटेंशियल डिफरेंस का लिख दिया। ठीक है, तो इसे मैंने उल्टा सीधा करके क्या लिख दिया, V इक्वल्स टू W इक्वल्स टू V अपॉन Q को मैं इधर मल्टीप्लिकेशन में ले गई। ठीक है, तो क्या बन गया, W इक्वल्स टू V अपॉन Q। इससे क्या डिरीव हो के आया है, V को मैंने क्या ले लिया, ये देखो ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पे क्या है, V क्यों लिया यहाँ मैंने, यहाँ पे ये असल में अभी हीट का फॉर्मूला डिरीव होगा। हीट का फॉर्मूला कैसे डिरीव होगा, इसी से मैं 3 फार्मूलाज डिरीव करूँगी। पहला फॉर्मूला ये होगा IT, कैसे, याद है ये वाला फॉर्मूला, QI इक्वल्स टू Q अपॉन T। क्या है यहाँ पे, Q, तो Q मैं क्या लिख सकती हूँ, Q इक्वल्स टू IT लिख सकती हूँ। वही किया मैंने, Q को मैंने IT लिख दिया और V ऐसे कैसे आ गया, ऐसे समझ लो। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला मेरा क्या हो गया, हीट इक्वल्स टू VIT, दिस इज़ माई फर्स्ट फॉर्मूला। ठीक है, अब इसी से मैं सेकंड फॉर्मूला बनाने वाली हूँ। ठीक है, तो सेकंड फॉर्मूला क्या बनेगा मेरा,
H इक्वल्स टू, अब यहाँ पे V याद है ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू आई आर, क्या लिख दिया मैंने, V की जगह आई आर लिख दिया, आई आर इंटू आई टी, इससे क्या हो गया, आई 2 बार आ गया, आई का स्क्वायर हो गया, आई स्क्वायर आर टी, ये बन गया मेरा सेकेंड फॉर्मूला। अब मुझे बनाना है तीसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, H इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन टी इंटू आर, क्या आई इक्वल्स टू वी इक्वल्स टू आई आर होता है, बस ये उसकी वैल्यू यहीं पे तो पुटअप की है, आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर करके, हो गया, आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर कर दिया, आई स्क्वायर है ना ये, तो एक आई की वैल्यू वी अपॉन आर, दूसरे वी की वैल्यू वी अपॉन आर इंटू आर अपॉन टी, तो ऑलरेडी था ही, वी से वी कैंसिल हो गया, और सॉरी आर से आर एक कैंसिल हो गया, तो ये वी स्क्वायर हो गया, या वी स्क्वायर, ये बचा हुआ टी और एक आर, ठीक है। तो ऐसे करके तीनों फॉर्मूला डिरीव होगा, यही है हमारा हीट, ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें, बस इसमें एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, दैट इज़ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीट क्या होता है, इट इज़ द हीट जनरेटेड इन द कंडक्टर, ठीक है। अब जो हीट जनरेट होती है, हीट जनरेटेड इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबसे पहला स्क्वायर ऑफ करंट, सेकेंड रेजिस्टेंस ऑफ करंट एंड तीसरा टाइम फॉर विच द करंट इज पास्ड, टाइम फॉर विच द करंट इज पास्ड, बस यही है हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में क्या होता है, जो हीट जनरेट होती है वो इन तीन चीज़ों पे डिपेंड करती है कि करंट का स्क्वायर कितना होगा, रेजिस्टेंस कितनी होगी, और वो कितने टाइम के लिए करंट फ्लो हुआ है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। अगर आपसे पूछा जाएगा कभी कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है, तो उसमें बस यही आएगा कि हाँ ये इन तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है, बस और कुछ नहीं है, ये इतना सा आपको याद करना है, दैट्स इट, ठीक है। अब बस एक लास्ट टॉपिक बचता है, पावर। पावर क्या होता है, ठीक है। तो गाइस मैंने आपके सामने लिख दिया पावर की डेफिनेशन, पावर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो क्या पावर इज वर्क डन पर अपॉन पर मतलब डिवाइड अपॉन टाइम, ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन बट वर्क डन तो ये होता है वी आई टी या फिर आई स्क्वायर आर टी या फिर वी स्क्वायर टी अपॉन आर, भी पिछले में मैंने आपको ड्रीव करके बताया ना, तो क्या लिख सकती हूँ मैं, देयरफॉर पावर इक्वल्स टू वी आई या फिर आई स्क्वायर आर या फिर वी स्क्वायर अपॉन आर, ये हो गए पावर के। ये असल में ये मत एग्जैक्टली ये मत लिख के आ जाना कि हाँ डब्ल्यू अपॉन टी होता है, डब्ल्यू अपॉन टी क्या क्या किया मैंने यहाँ पे, ये है ना, ये आपको डब्ल्यू के भी ये तीन फार्मूलाज लिखे हैं, ठीक है, मैंने आपको पिछली वीडियो में हीट के डिरीव करके बताए हैं, ठीक है। तो इससे मैंने पावर के तीन फार्मूलाज डिरीव कर दिए, ठीक है गाइज, आई होप अब आपको क्लियर होगा। और याद रखना कि ये डब्ल्यू असल में वॉट है, ठीक है, डब्ल्यू क्या है, वॉट है, इसे वर्क मत समझ लेना, वर्क नहीं है ये, वॉट है, ठीक है। वॉट जो है एसआई यूनिट होती है इसकी, क्या होती है, एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, ठीक है। अब ये भी याद रखना कि हाँ इतना भी आता है एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि 1 किलो वॉट में कितना होता है, 1000 वॉट इंटू 3600 सेकेंड, ठीक है, क्या लिख दिया मैंने इसे, 3.6 इंटू 10⁻⁴ वॉट सेकेंड, तो फाइनली इसका क्या बनेगा, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स, ठीक है। तो गाइज अब होप आपको याद होगा, और हाँ ये एक बेसिक सा फॉर्मूला है एनर्जी वाला, एनर्जी इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम, तो याद रखना, ठीक है। और हाँ जो मैंने आपको वही बताया था ना
कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में हीट में मैंने आपको 3 फार्मूलाज डिराइव किए थे, तो जो 3 फार्मूलाज का डेरिवेशन है ना, उसी को हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोलते थे। मैंने बताया था ना, हीट जनरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम फॉर विच द करंट इज पास। तो वही है, बस उसे फॉर्मूला में रिलीव कर दिया मैंने। ठीक है, तो गाइस चैप्टर बहुत ईजी है, इसमें बस बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, हर तरह का क्वेश्चन आता है, पैरेलल और सीरीज़ कनेक्शन के पर बेस्ड, इस पे पावर, एनर्जी, टाइम, इन सब पे बेस्ड, हीट पर बेस्ड, और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस तो हैं ही, साथ में न्यूमेरिकल्स भी हैं, तो उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही है, चैप्टर ख़त्म हो गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, हेल्प तो मिली ही होगी। सो गाइज थैंक यू सो मच इतनी देर तक बने रहने के लिए, एंड गुड लक आपकी स्टडीज़ के लिए।